नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ डीके आर्यन। आइए आज हम लोग इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है टेंस, हिंदी में बोले तो काल। यह एक ऐसा टॉपिक है जो अधिकांश स्टूडेंट के लिए समस्या बनी हुई है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी इस समस्या का समाधान काफ़ी आसानी से हो जाएगा। आइए तो बात करते हैं टेंस अर्थात काल की। टेंस अर्थात काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 1 में वर्तमान काल, 2 में भूतकाल और 3 में भविष्य काल। वर्तमान काल अर्थात जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल का रहता है। जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं और जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी और कोई काल होता है क्या? नहीं। अब इन तीनों काल को क्रमशः इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों टेंसों के भी अलग अलग 4 भाग होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 4, 4 और 4 टोटल 12 भाग हुए। इन भागों को आइए हम क्रमशः सीखने का प्रयास करते हैं। ये भाग ऐसे बांटे गए हैं जो काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ये भाग कौन कौन है आइए जानते हैं। पहला है इंडेफिनिट टेंस अर्थात जो अनिश्चित हो, जिन वाक्यों से यह निश्चित नहीं हो पाए कि ये वाक्य कब शुरू हुए हैं और कब समाप्त होंगे। जैसे में मैं किताब पढ़ता हूँ। इससे यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किताब पढ़ने का काम कब शुरू हुआ था और कब समाप्त होगा। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस अर्थात जिन वाक्यों से यह पता चले कि कोई काम कंटिन्यू है अर्थात लगातार जारी है उनको कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे में मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि किताब पढ़ने का काम अभी जारी है। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस अर्थात जो काम पूरा हो चुका है। जैसे में मैं किताब पढ़ चुका हूँ। इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि किताब पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा वह स्कूल जा चुका है अर्थात स्कूल जाने का काम भी पूरा हो चुका है। इन वाक्यों को परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई काम पहले जारी हुआ था और अभी भी वह जारी है। जैसे में वह सुबह से खेल रहा है अर्थात खेलने का काम सुबह शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। तो इन वाक्यों को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए बात करते हैं इन तीनों टेंसों के बारे में। इन तीनों टेंसों को क्रमशः इन चारों के अंतर्गत फिट करते हैं और इस प्रकार हमें कुल मिलाकर 12 भेद प्राप्त होते हैं। जैसे में प्रेजेंट टेंस को फिट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हमें 4 प्रेजेंट टेंस के भेद प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद फिर भूतकाल अर्थात पास्ट को यहाँ फिट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस को यहाँ फिट कर देंगे तो हम पाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सभी 12 भेदों को आगे हम क्रमशः एक चार्ट के रूप में अध्ययन करेंगे जो काफ़ी आसानी से हमें समझ में
आ जाएगा। आइए तो अब इन तीनों टेंसों के चारों भेदों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे और हमें भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो चार भेद हम पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इस टेंस में जो वाक्य होते हैं उनको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका यह होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि होता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। क्योंकि जब तक हम वाक्यों को यह नहीं पहचानेंगे कि वे किस टेंस में हैं, तब तक उनके बारे में कुछ कहना, कुछ करना, सब कुछ असंभव सा मालूम पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं इसकी बनावट के बारे में। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। V5 अर्थात इसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खाता हूँ तो आई ईट। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ जो वर्ब का उपयोग करते हैं वो वर्ब V5 होता है, अर्थात वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे में वह खाता है तो ही इट्स का प्रयोग करेंगे, न कि ही इट का। इसके आगे जब इस टेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं, साथ में V1 का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि होता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात अदर वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ V4 का मतलब वर्ब 1 में ING का उपयोग करना होता है। जैसे में मैं खा रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद I am eating होगा। जैसे वह स्कूल जा रहा है तो he is गोइंग टू स्कूल होगा। इसके आगे है बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ये है इत्यादि होता है, तो उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। इनकी बनावट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड के रूप में करते हैं। जैसे में मैं खा चुका हूँ, इसका अंग्रेजी में अनुवाद आई हैव ईटन होगा। क्योंकि इसमें याद रखने वाली बात यह है कि वर्ब का हमेशा तीसरा रूप उपयोग होता है। जैसे ईट का वर्ब 3 ईटन होता है, इसलिए मैं खा चुका हूँ के साथ आई हैव ईटन का उपयोग होगा। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि तो रहता है, साथ में लेकिन एक टाइम भी लगा होता है, जिसका अनुवाद करते समय हम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 और अदर वर्ड का उपयोग करते हैं। अदर वर्ड के अंतर्गत हम इसमें टाइम के लिए सिंस या फॉर का उपयोग करते हैं। जैसे में वह सुबह से पढ़ रहा है, इसका ट्रांसलेट करते समय ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग ऐसा करेंगे। सिंस या फॉर का उपयोग किसके साथ करते हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। आइए अब बात करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंतर्गत जो इसका पहला भेद होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान जिसके अंत में या, ई, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि होता है, उन वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। इसकी बनावट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। इंग्लिश में इन वाक्यों का अनुवाद करते समय इसी स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा इकलौता टेंस है जिसमें हम V2 का उपयोग करते हैं। इसके अलावा
टेंस के किसी भी भेद में V2 का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे में मैंने खाया, तो इसका इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो आई एट। इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य को बनाते समय हम डिड और प्लस V1 का उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि होता है, तो उन वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। तथा इनके बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस फोर प्लस अदर वर्ड। वर्ब फोर का मतलब वही V1 के साथ ING का उपयोग करना होता है। जैसे में मैं जा रहा था, तो आई वाज गोइंग का उपयोग करेंगे। सीता खेल रही थी, तो सीता वाज प्लेइंग। इसके आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहता है, उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। इन वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद करते समय सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का उपयोग करते हैं। जैसे में मैं जा चुका था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आई हैड गॉन होगा, क्योंकि गो का वर्ब 3 रूप गॉन होता है। आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहता है, साथ में समय भी जुड़ा हुआ रहता है, तो उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। तथा उनका अनुवाद हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड के स्ट्रक्चर पर करते हैं। जैसे में वह सुबह से पढ़ रहा था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग होगा। आइए अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस का पहला भेद होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन वाक्यों के अंत में गा गे गी लगा होता है। इनका अनुवाद करते समय हम सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे में मैं खाऊंगा, आई शैल इट। इसके आगे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी वैसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि रहता है, तो उन वाक्यों को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। तथा उनका अनुवाद हम सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड के साथ करते हैं। जैसे में वह पढ़ रहा होगा, इसका अनुवाद ही विल बी रीडिंग करेंगे। इसके आगे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे होता है, उन वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहते हैं। तथा इनका अनुवाद हम सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड के रूप में करते हैं। जैसे में वह खा चुकी होगी, सी विल हैव ईटेन। अब बारी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वैसे वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि होता है, साथ में टाइम भी जुड़ा हुआ रहता है, उन वाक्यों का अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। जैसे में वह सुबह से दौड़ रहा होगा, इसका अनुवाद हम करेंगे ही विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार इन सभी टेंस के भेदों का अध्ययन हम
कर चुके हैं, फिर भी आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो फ्यूचर में आगे चल के काफ़ी काम आएगी। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी टेंस का जो कंटिन्यूअस भाग होगा सब में हमेशा हम लोग V4 का यूज करते हैं। इसलिए जिन वाक्यों के अंत में रहा हो उन वाक्यों में याद रखना है कि हमेशा V4 अर्थात वर्ब 1 प्लस ing का उपयोग होगा। किसी भी टेंस का जो परफेक्ट होता है उसमें हमेशा V3 का उपयोग करते हैं। इस बेसिक चीज को भी हमेशा याद रखना होगा। उसके आगे अब बात करते हैं तीनों टेंस के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें हमेशा बीन और प्लस V4 हमेशा उपयोग होता है। इन सब बेसिक जानकारी को हम याद रखेंगे तो हमेशा फ्यूचर में कभी भी टेंस संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगी। उम्मीद है कि अब आपको टेंस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।